नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। अपनी इस मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है और अब इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर विपक्ष आज भी जोरदार तरीके से हंगामा करेगा। इस बीच बड़ा अपडेट यह भी मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा के सभापति धनखड़ को फोन किया है और सदन में हंगामा करने के मामले में मंगलवार को 49 सांसद सस्पेंड हुए थे। अब तक कुल 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। तो एक ही सत्र से इतने ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करने का अपने आप में यह पहला मामला। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। देख रहे हैं आप मेरे साथ, मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा अंकित से जानते हैं। अंकित, विपक्ष जो है अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, मतलब संसद में आज भी हंगामा, और इस बीच जो बड़ी खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के सभापति को फोन किया। इसको लेकर अपडेट क्या है? जी बिल्कुल रोमाना, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि खुद राज्यसभा के चेयरमैन जो कि देश के उपराष्ट्रपति भी हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, एक्स पर ये जानकारी दी है कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन किया है और ये कहा है कि जिस तरीके के हालात बने थे कल संसद भवन परिसर में, जहां पर कुछ सांसद जो चेयरमैन है, राज्यसभा के चेयरमैन है, उनका मजाक उड़ा रहे थे और वो एक तरह से जिक्र किया गया है कल्याण बनर्जी जिस तरीके से सदन के बाहर एक मॉक पार्लियामेंट बनाई गई थी जहां पर राहुल गांधी समेत तमाम सांसद थे जो एक वीडियो बना रहे थे और उस दौरान कल्याण बनर्जी राज्यसभा के चेयरमैन का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी एक्टिंग कर रहे थे। तो उस पर जो है राज्यसभा के चेयरमैन ने कल भी नाराजगी भी जाहिर की थी और प्रधानमंत्री ने उसी पर जो है जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, उनको फोन किया, कहा यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पिछले 20 सालों से ये सब झेलता आ रहा हूं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति का इस तरीके से संसद भवन के परिसर में ही इस तरह का पान, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। इतना ही नहीं, जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्होंने प्रधानमंत्री से यह भी कहा है कि देखिए ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, लेकिन मैं अपने पद से डिगूंगा नहीं। जो मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है, जो मेरी संवैधानिक जो है ड्यूटी है, मैं उसका निर्वहन करता रहूंगा। तो कुल मिलाकर के कल संसद भवन परिसर में जो तमाम तस्वीरें आई थी एबीपी न्यूज पर हमने अपने दर्शकों को उसी वक्त दिखाई थी और उसके बाद में जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के चेयरमैन है, उन्होंने जो नाराजगी जताई थी वो तस्वीरें तो हमने तमाम दिखाई थी, वो बयान भी सुनवाए थे। लेकिन अब जानकारी यही है कि प्रधानमंत्री ने भी इस पर जो है बात की है और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। बिल्कुल, तो दुख जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जिस तरीके से कल तस्वीरें आई थी, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी मिमिक्री करते हुए, मतलब नकल उतारते हुए नजर आए थे राज्यसभा के सभापति की। और इस बीच देखिए, संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले अब बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है कि संसद भवन में परिसर में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद हैं। संसद में मौजूदा गतिरोध को लेकर चर्चा कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह कि बैठक में सोनिया गांधी ने कहा है लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं कि लगातार गतिरोध पक्ष और विपक्ष के बीच और इस सब के बीच कांग्रेस संसदीय दल की ये बैठक, यहां पर रणनीति को किस रूप में अंजाम दिया जाएगा और क्या रणनीति बनाई जा सकती है? सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं आशीष? देखिए, जिस तरह का बयान अभी दिया है रोमाना मिसेस गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में, उसको पढ़ के तो यही लगता है कि आपके सवाल का जवाब उनके इस बयान में है कि बहुत अग्रेसिव तरीके से बीजेपी को टेक ऑन किया जाएगा। और ऐसे वक्त पर जबकि खुद चेयर ने, वाइस प्रेसिडेंट ने, राज्यसभा के चेयरमैन ने जो कल्याण बनर्जी ने हरकत की, जिस तरह से उनको मिमिक किया, उसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री ने बात की चेयर से और उसके बावजूद अगर पहले लाइन में सोनिया गांधी कहती हैं कि डेमोक्रेसी को स्ट्रैंगुलेट किया जा रहा है, गला घोटने की कोशिश की जा रही है सिर्फ इसलिए कि हमने होम मिनिस्टर का बयान मांगा, और 4 दिन बाद प्रधानमंत्री ने जब सुरक्षा को लेकर के बयान दिया तो ये उनका पार्लियामेंट के प्रति डिसडेन और डिसरिगार्ड दिखाता है। कई और बातें कही रोमाना उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से सरकार और खास करके प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर पर जिस तरह हमला किया है, शोज की ऑपोजिशन खास करके अगुआ कांग्रेस अपने इस स्टैंड से पीछे नहीं हटने वाली है और 141 सांसदों को जो सस्पेंड किया गया है उस पर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। देयर इज नो रिमोर्स, नो रिग्रेट।
रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। तो सोनिया गांधी की तरफ से जो बात कही गई है कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक में, उसी से तस्वीर साफ हो रही है कि आगे कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है, कि लोकतंत्र का गला घोट रही है सरकार, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है। और इस सब के बीच कुछ और जानकारियां जल्दी से अपनी बड़ी स्क्रीन पर आपको देते हैं। निलंबन अपार है, आप जानते हैं 141 सांसद अभी तक जिन्हें निलंबित कर दिया गया है, और जो भीषण तकरार है, देखिए ये आपको बता देते हैं हम लोकसभा में क्या हुआ है। 201 विपक्ष के सांसद लोकसभा से, 95 निलंबित कर दिए गए हैं। मतलब विपक्ष के 47% सांसद जो हैं वो अब तक निलंबित किए गए हैं। अच्छा, राज्यसभा में क्या हुआ है, 125 विपक्ष के सांसद, अब तक 46 निलंबित कर दिए गए हैं। विपक्ष के 37% सांसद जो हैं मतलब वो निलंबित कर दिए गए हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पर विपक्ष के सांसद जिस तरीके से निलंबित किए जा रहे हैं। लगातार आंकड़ा सिकुड़ता हुआ विपक्षी सांसदों की मौजूदगी का दोनों सदनों में। तो लोकसभा से जो सांसद निलंबित किए गए हैं वो किस क्रम में किए गए हैं, और राज्यसभा से जो किए गए हैं वो किस क्रम में किए गए हैं, ये आप देख रहे हैं। लोकसभा 14 दिसंबर की तारीख थी जब ये सिलसिला शुरू हुआ था विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने का, और इसी मुद्दे पर, मतलब मुद्दा वही था जो विपक्ष बार बार उठा रहा था, संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला, जिस पर विपक्ष की तरफ से चर्चा कराने और गृह मंत्री के बयान की मांग की जा रही थी। तो 14 दिसंबर को पहले दिन क्या हुआ, 13 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से सांसद को निलंबित किया गया। उसके बाद फिर 18 दिसंबर सोमवार जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होती है, तो इसी हंगामे के चलते 33 लोकसभा से विपक्ष के सांसद निलंबित किए गए, 45 राज्यसभा से विपक्ष के सांसद निलंबित किए गए। और फिर कल 19 दिसंबर का दिन, 19 दिसंबर को 49 सांसद जो हैं वो लोकसभा के निलंबित कर दिए गए। ऐसे में टोटल नंबर अभी तक लोकसभा से जो निलंबित विपक्ष के सांसद हैं वो 95 है, और राज्यसभा से जो टोटल विपक्ष के सांसद निलंबित किए गए हैं वो 46 है। और मतलब कुल निलंबित सांसदों का ये आंकड़ा जो है वो 141 पर, 141 पर पहुंच चुका है। मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं जैनेंद्र से कि ये जिस स्पीड के साथ, जिस तेजी के साथ विपक्ष के सांसदों का निलंबन हमने देखा, बावजूद इसके विपक्ष तो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। तो क्या माना जाए, आज भी अगर वही गृह मंत्री बयान दें, संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, और विपक्ष हंगामा करेगा, तो फिर यह सिलसिला कायम रह सकता है इसी रूप में जैनेंद्र, क्योंकि बीच का कोई रास्ता तो निकलता हुआ नजर आ नहीं रहा। बिल्कुल रोमाना, बीच का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब माफ करिए, शीतकालीन सत्र में 3 दिन और बचे हैं, और लगता नहीं है कि जो गतिरोध है वो खत्म होगा। आपने देखा होगा कल शशि थरूर ने ट्वीट किया कि वो पहली बार वेल में तख्ती लेकर के जा रहे हैं और अब वो सस्पेंड होने का इंतजार कर रहे हैं। तो साफ तौर पर विपक्ष जो है, विपक्षी सांसद जो हैं, वो संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगी ठीक 1 हफ्ते पहले, उस मुद्दे पर सदन के अंदर गृह मंत्री का से जवाब की उम्मीद कर रहे हैं, और वो लगातार मांग कर रहे हैं। और एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने संसद की सुरक्षा में सेंध के घटना पर बयान दिए हैं प्राइवेट इंटरव्यूज में, लेकिन हाउस के अंदर नहीं बोला है उन्होंने। तो एक तो सुरक्षा में सेंध और दूसरा सदन की अवमानना, ये 2 आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और चूंकि जिन लोगों ने सुरक्षा में सेंध लगाई वो बीजेपी सांसद के पास पर उनकी एंट्री हुई थी, तो एक और हथियार विपक्ष के पास है। चूंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गंभीर मामला है, जांच चल रही है, और इसके बाद ही इस पर कोई किसी भी तरह का बयान दिया जा सकता है। गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष के सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं तख्तियां लेकर, और बीते 2 दिनों में तकरीबन 140 से ज्यादा सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। वो सिलसिला आज भी जारी रहने की पूरी संभावना है। दोनों सदनों में जो सांसद निलंबित होने से बच गए हैं वो फिर तख्तियां लेकर के पहुंच सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है जो 2 दिनों में हमने देखा निलंबन का सिलसिला वो आज भी जारी रह सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा, आगे आपसे अपडेट जरूर लेंगे। और इस बीच संसद में संग्राम के बाद अब जरा बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन से जुड़ी बड़ी हलचल की। कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, आप जानते हैं दिल्ली में ये बैठक हुई, और ये चौथी बैठक थी इंडिया गठबंधन की। इसके बाद अब नीतीश की पार्टी जेडीयू में हलचल तेज है। बड़ी खबर ये आ रही है कि नीतीश ने 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले अब राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है। राष्ट्रीय परिषद में 200 सदस्य हैं। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं,
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले नीतीश कुमार ने उसी दिन 29 दिसंबर को ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है अपनी पार्टी की। और सवाल यही कि राष्ट्रीय परिषद एक तरीके से आप इसको कोर कमेटी के तौर पर देख सकते हैं, 200 इसमें सदस्य होते हैं और ये बैठक जो नीतीश कुमार ने बुलाई है, तो अब यहां से सवाल बड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? अगर हां तो वो फैसला क्या हो सकता है? तो इंडिया गठबंधन के सामने कहां क्या चुनौती, इस पर भी बात करेंगे हम। हमारे साथ न्यूज रूम से आशीष कुमार सिंह, दिल्ली से जैनेन्द्र कुमार, पटना से प्रकाश कुमार, वाराणसी से वीरेश पांडे, चंडीगढ़ से सचिन कुमार जुड़ रहे हैं। और आपको अब सबसे पहले प्रकाश कुमार के पास लेकर चलते हैं। जरा प्रकाश कुमार से ही ये जान लेते हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले ये जो बुलाई गई है बैठक, इसके क्या मायने हैं? देखिए रोमाना, इंडिया गठबंधन में जो बैठक हुई उससे जेडीयू जो है काफ़ी हताश और निराश है, क्योंकि दो बातें थी। एक तरफ नीतीश कुमार को पीएम पद का चेहरा के तौर पे उनके पार्टी के नेता देखना चाहते थे और समर्थन चाहते थे, लेकिन वहाँ किसी का समर्थन नहीं मिला। और दूसरी तरफ जो सबसे गंभीर और चौंका देने वाली बात, जो फैसले लिए जाने की बात हो रही है कि नीतीश कुमार 29 दिसंबर को कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं, तो उसमें सबसे अहम है सीटों के बंटवारे को लेकर जो फेस बचा हुआ है, जो लगा हुआ है, उसमें पेच फंसा हुआ है, उसमें क्या बातें सामने आती है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार पिछली बार जब बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर देरी हुई थी और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। तो कहते हैं कि दूध का जला जो है वो फूंक फूंक कर पीता है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि नीतीश कुमार की अगली रणनीति क्या होती है। क्या नीतीश कुमार इस बल पर कि किस तरह से सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय होता है, इसको लेकर वो काफ़ी गंभीर है। और यही वजह है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द फैसले किए जाने के बाद पहली मीटिंग से ही वो करते आ रहे हैं, लेकिन दिसंबर आ गया और अब तक ये तय नहीं हो पाया है। तो बिहार की राजनीति में ये देखना होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से फैसला लेते हैं, क्योंकि लालू यादव बड़ी पार्टी है विधानसभा में, हालांकि उनके लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, वहीं नीतीश कुमार के 16 सांसद हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि फॉर्मूला क्या होता है और इसी फॉर्मूले पर ही सब कुछ टिका हुआ है। नीतीश कुमार का जो भी अगला कदम होगा, फैसला होगा। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष कुमार सिंह का रुख करते हैं और जरा उनसे समझते हैं कि सबसे बड़ा पेच इस पूरे इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर ही है, और सीट शेयरिंग को लेकर भी खासतौर से वो कौन से राज्य जहां मुश्किल ज्यादा सामने आ सकती है। आशीष, देखिए, सबसे ज्वलंत उदाहरण तो उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, जहां पर सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो बड़ी पार्टियां कांग्रेस के अलावा इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, उनमें ही आपस में इतना बिटर राइवलरी रही है, सिर्फ कंपटीशन नहीं, कि उनको पाठ पाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि हमने पीछे देखा है कि जब उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा साथ आना चाहती थी तो तमाम खटास भुला गई थी, और यहाँ एक इंडिया अलायंस काम कर रहा है तो हम उसको निगेट नहीं कर सकते। बट बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आज शाम को 5 बजे मैं रोमाना आपको बताऊं कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की होने वाली है बंगाल को लेके, कि आप अभी तक तो लेफ्ट के साथ जाते थे, अब आगे लेफ्ट के साथ जाएंगे तो टीएमसी के साथ कैसे जाएंगे, टीएमसी के साथ जाएंगे तो लेफ्ट के साथ कैसे जाएंगे। और इसी वजह से बीच का रास्ता ये निकाला गया है, एक तरह से फेस सेवर भी आप कह सकती हैं, कि स्टेट स्पेसिफिक अलायंसेस किए जाएंगे। तो तमाम कमिटीज बैठेंगी और ये कोशिश की जाएगी कि जिन जिन स्टेट्स में जो पार्टी ज़्यादा मजबूत है, वो कम मजबूत पार्टियां, लेकिन जिनका वहां पर थोड़ा भी से है, उनको किसी तरह से अकोमोडेट करने। कहने में बड़ा आसान लग रहा है, ये धरातल पे उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 15 जनवरी तक की तारीख कल की बैठक में तय की गई है कि किसी तरह से इसको पूरा कर लिया जाए। वेदर दे कैन कम टू दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज और नॉट, ऐसा हो पाता है कि नहीं, हमें देखना होगा। बट मैं जरूर ये मेंशन कर दूं कि इंडिया पार्टीज के, जो इंडिया अलायंस के, माफ कीजिएगा, जितने दल हैं, उनमें कम से कम एक मत है कि कोशिश की जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अलायंस स्टेट्स में कर लिया जाए। ठीक है, आप कहते हैं ना अंग्रेजी में वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो यहाँ पर वो विल जो है, वो मंशा जो है, वो तो सब दलों की तरफ से दिखाई जा रही है, लेकिन क्या उसके जरिए राह बना पाएंगे ये तमाम दल जो एक साथ आए? चौथी बैठक भी हुई है इनकी। आपने यहाँ पर 2 राज्यों का खासतौर से जिक्र किया, पश्चिम बंगाल, जिसको लेकर जानकारी हम जैनेन्द्र से लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी आपने जिक्र किया, और वीरेश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जरा वीरेश के पास चलते हैं और वीरेश से समझते हैं कि बैठक में जिस तरीके से बात निकल कर आई कि साहब कांग्रेस का दिल कर रहा है कि किसी तरीके से हाथ और हाथी का मिलन
हो जाए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल लेकर गठबंधन छोड़कर निकल जाएगी अपनी रास्ते पर अलग। तो क्या लग रहा है, ये जो तमाम सुगबुगाहट है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और उसका फ्यूचर कहां जाते हुए देख रहे हैं आप वीरेश? देखिए रोमाना, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस और बसपा के बीच में समझौते की खबर है, तो उन्हें ही खबर नहीं है, हमें भी खबर है, सबको खबर है। जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनको भी खबर है, उनके पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी खबर है, अजय राय को भी खबर है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी खबर है। खबर इस लिहाज से है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से जब ऑफ द रिकॉर्ड आप बातचीत करते हैं तो वो खुलकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस एक स्वाभाविक अलायंस है, नेचुरल अलायंस है, उनके बीच में बहुत समानता है। कारण इसका यह है कि एक जमाना इंदिरा जी का याद करिए, उस समय दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये तीन कॉम्बिनेशन होता था जो अजय कांग्रेस बनाता था। लेकिन दलित चले गए बसपा की तरफ, ब्राह्मण चले गए। मैं अभी की ग्राउंड रियलिटी आपसे जानना चाह रही हूं कि अभी भी कांग्रेस इस कोशिश में है कि साहब किसी तरीके से मायावती, बीएसपी को भी इस इंडिया गठबंधन में लेकर आया जाए। सवाल मेरा ये है, और अगर इसमें कामयाब कांग्रेस पार्टी हो जाती है तो क्या समाजवादी पार्टी इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी या नहीं? देखिए, जिस तरीके से बिटरनेस है, जिस तरीके से कटुता है, 2019 में जिस तरीके से मायावती ने अखिलेश यादव के साथ व्यवहार किया, हालांकि अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला, ऐसा लगता है कि बसपा और सपा का गठबंधन नहीं हो सकता है, वो सेम पेज पर नहीं आ सकते हैं। ऐसे में मजबूरी में कांग्रेस और सपा को गठबंधन करना होगा। और बार बार अखिलेश यादव ये आरोप लगाते रहे हैं कि मायावती दूसरी जगह खेल रही हैं। दूसरी जगह का मतलब होता है साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रही हैं, ये आरोप लगा चुकी देखिए, हैं। वैसे तो कहा जाता है कि साहब राजनीति में कुछ है, भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन फिलहाल नामुमकिन सा नजर आता है एसपी और बीएसपी का साथ आना एक ही गठबंधन की छतरी तले। मैं आपके पास लौटूंगी, रहिए हमारे साथ। जरा जल्दी से आप जैनेंद्र का रुख करेंगे और बंगाल को लेकर भी, क्योंकि आशीष की तरफ से जिक्र किया जा रहा था। ऐसे में जैनेंद्र, बंगाल और बंगाल में दीदी का रुख, वो कुछ आसानी इस इंडिया गठबंधन के लिए पैदा करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कहा तो ममता बनर्जी का ये रुख हुआ करता था कि साहब बिल्कुल बात ही नहीं करनी है अगर साथ में होगी लेफ्ट कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अब अपने उस रुख से थोड़ा सा हटती हुई, नरम पड़ती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, ज्यादातर जो गैर विपक्षी गैर बीजेपी पार्टियां हैं उन सबको इस बात का एहसास है कि साथ आने में ही भलाई है, अकेले अकेले बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते। और बंगाल में ममता बनर्जी तो खुद बीते 5 सालों में बीजेपी का राइज देखा है कि किस तरीके से बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग उनको घेर दिया था, हालांकि उनकी जीत हुई। तो निश्चित तौर पर अब लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव है, ऐसे में ममता बनर्जी जो है वो भी समझती है कि गठबंधन में ही भलाई है। और आपने देखा होगा, ये छोटी बात नहीं है कि एक ही छत के नीचे सीपीएम, सीपीआई के नेता और ममता बनर्जी भी रहे। ये हमने बीते 3 बैठकों में देखा, कल भी देखा। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कल की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा बनाने की का प्रस्ताव दिया, साफ है कि अगली बंगाल में जो है वो टीएमसी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर औपचारिक ऐलान का इंतजार रहेगा आज शाम को, जैसा आशीष जी ने बताया। बैठक भी है पश्चिम बंगाल कांग्रेस की खड़गे और राहुल गांधी के साथ, देखना है कि उसमें क्या कुछ विचार उभर कर नजर बनाकर रखेगा, उसको लेकर भी अपडेट लेंगे। और आपने वो प्रस्ताव का जिक्र किया जो ममता बनर्जी की तरफ से रखा गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया जाए, और उसका समर्थन अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए। सचिन हमारे साथ मौजूद हैं, जरा सचिन से ये जान लेते हैं कि साहब अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी, लेकिन इस गठबंधन में सबसे बड़ी चुनौती तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली से लेकर पंजाब, और क्योंकि दखल आम आदमी का हरियाणा से लेकर गुजरात तक है, तो फिर वो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये भी मुश्किल बढ़ाता हुआ सचिन। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉर्मूला जो है मुश्किल बनाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पंजाब की बात करें अगर हम, तो पंजाब में रूलिंग आम आदमी पार्टी है और मेन अपोजिशन कांग्रेस है। तो कांग्रेस में भी 2 फैक्शंस हैं यहाँ पंजाब में। जो एक फैक्शन है, एक धड़ा है जो आम आदमी पार्टी से अलायंस की बात करता है कि ठीक है हमारा अलायंस हो जाए, इंडिया अलायंस के हम पार्टनर्स हैं। पर एक धड़ा है, एक पक्ष है जो
खुल के इसका विरोध करता है, जिसमें प्रगट सिंह हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं। वो साफ तौर पे पिछले दिनों कुछ तकरीबन एक हफ्ता पहले यहाँ मीटिंग हुई थी जिसमें इंचार्ज थे पंजाब कांग्रेस के, और वहाँ नेताओं ने बिल्कुल खुलेआम बोला कि हम आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं कर सकते। और उसकी वजह भी वो बताते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, और तब से पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसके कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो है अरेस्ट किया है विजिलेंस ब्यूरो ने, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के नेताओं पर लगाती रही है। तो किस तरीके से कैसे हम ये बात करते हैं कि एक स्टेज पे आ सकते हैं अगर अलायंस अगर होता है, तो ये बात जो है पंजाब की है। और आम आदमी पार्टी के अंदर भी बेशक नेता जो हैं वो खुल के विरोध नहीं करते हैं, पर आम आदमी पार्टी के अंदर भी जो टिकट सीकर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जो 13 की 13 लोकसभा सीट अगर लड़ती है आम आदमी पार्टी तो वो टिकट जो है लेना चाहेंगे। नहीं, देखिए बड़ी बात यही है कि आसान नहीं है गठबंधन में सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला, और ऐसे में 24 की ये राजनीति, इंडिया गठबंधन में क्या बन पाएगी सहमति? यही सबसे बड़ा सवाल जिसका इंतजार किया जा रहा है सियासी गलियारों में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस की संसदीय दल की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। तो कांग्रेस की तरफ से आज सुबह ये संसदीय दल की बैठक, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के सांसद मौजूद थे। ऐसे में रणनीति इसी बात को लेकर बनाई जा रही है कि जिस तरीके से एक के बाद एक सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के सांसदों का निलंबन किया जा रहा है, उसका सामना किया कैसे जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले जो बैठक चल रही थी वहीं की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बैठक इस समय खत्म हो चुकी है। 11 बजे एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और आज भी हंगामे के पूरे आसार। सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की यह बैठक, और इसमें कांग्रेस की तरफ से रणनीति क्या रहने वाली है वो आप समझ सकते हैं सोनिया गांधी के इस बयान के जरिए जो उन्होंने संसदीय दल की इस बैठक में दिया कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। खबर बिहार से है। बिहार आप जानते हैं यहां शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी वाले राज्य बिहार से जो बड़ी खबर आई है वो सबको चौंका रही है। बिहार में शराब तस्करों के हौसले बुलंद। बेगूसराय में पुलिस टीम पर हमला कर दिया शराब तस्करों ने। कार से पुलिस टीम के सदस्यों को कुचल डाला। इस हमले में एक एसआई की मौत हो गई है। होमगार्ड का जवान घायल है। जो घायल जवान है उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ये बड़ी खबर, एसआई हमास चौधरी की इस हमले में मौत। शराब तस्करों ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। एक तरीके से जो पुलिस फोर्स पहुंची थी उसे कुचलने की कोशिश की, और इसी दौरान एसआई हमास चौधरी की मौत हो गई है और एक जवान घायल। तो आखिरकार ये कैसा सुशासन, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और शराब तस्करों के हौसले देखिए किस रूप में बुलंद है शराबबंदी वाले राज्य बिहार के। इसे क्या हुआ था? हमको पता नहीं लगा। कौन सी पर आप थे? नीचे में बैठे हुए था? खड़ा थे सब। सब आदमी खड़ा थे। और कौन सी वाला धक्का मारा था? अल्टो वाला। अल्टो वाला। क्या लोग आप लोग खड़ा थे? जिनसे पाए वो सारा सभी को राउंड दिया। जो शायद हो गया वो बच गया, जो सामने आया उसको रोक दिया। क्या वो मरा? एक मरा। कौन सी के कौन मरे? हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं शशांक से अभी तक इस पूरे मामले में एक्शन क्या लिया गया है। सबसे पहले तो ये बताइए शशांक। देखिए, रात 12:30 बजे की घटना है। जो शराब तस्कर थे पुलिस टीम को रौंदते हुए फरार हो गए। गाड़ी अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। गाड़ी के अंदर जो तस्कर सवार थे उनको पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। गाड़ी का नंबर पुलिस वालों ने नोट किया है। गाड़ी के मालिक को लेकर हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। और एक स्पेशल टीम का भी गठन हुआ है जो इसमें जो गाड़ी में अपराधी बैठे हुए थे उनको पकड़ने के लिए छापेमारी जो है पुलिस टीम की लगातार जारी है। अभी थोड़ी देर में एसपी भी जो है मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि अब तक की कार्रवाई में और क्या क्या उन लोगों को जो है शशांक पहचान हो पाई है। शशांक पहचान हो पाई है, शिनाख्त हो गई है उन लोगों की जो इस गाड़ी में मौजूद थे और जिन्होंने यहां मौजूद पुलिस फोर्स को कुचलने की कोशिश की, जिस वारदात में एक एसआई शहीद हो गए।
उन लोगों की पहचान अभी हो नहीं पाई है। गाड़ी के मालिक को पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। हो सकता है उससे पूछताछ के दौरान इस बात की जानकारी मिल जाए कि गाड़ी में कितने लोग थे और कौन कौन से लोग थे, क्या नाम था उनका। जी, और क्या जानकारी मिल रही है? क्या कोई खबर मिली थी जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी छापेमारी के लिए और उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया? खबर क्या है पूरी? देखिए, बेगूसराय का 0 माइल है, तो वहां से पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में शराब लेकर जो तस्कर हैं एक ऑल्टो कार से नवडी थाना क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। तो गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम जो है छिनौती पुल के पास पहुंची थी उनको रोकने के लिए। तो शराब तस्कर गाड़ी में सही देख लिए कि पुलिस की टीम है, तो उन लोगों ने गाड़ी की स्पीड को और तेज कर दिया और पुलिस की टीम को रौंदते हुए वो लोग जो है वो फरार हो गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका शशांक, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आगे दर्शकों को अपडेट पहुंचाएंगे इस खबर को लेकर। देखिए, दरोगा की हत्या हो गई है। बेगूसराय के सांसद हैं गिरिराज सिंह, उनका बयान सामने आया इस पूरी वारदात में। गिरिराज सिंह कह रहे हैं नीतीश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। दरोगा की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। आज शराबबंदी के गलत नीतियों के कारण, नीतीश कुमार के जिद के कारण आज कई हजार लोगों को जेल जाना पड़ा। उसमें कुछ बेगुनाह भी जेल गए। कई लोगों को शराब माफिया ने हत्या कर दी। आज उसी का दुष्परिणाम है कि बेगूसराय के छतौना में एएसआई को माफिया ने कुचल के मार डाला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार। अगर कोई कानून है तो नीतीश कुमार पर कानून के शिकंजे कसना चाहिए। नीतीश कुमार, आप अपनी जिद छोड़ें और इस पर पुनर्विचार करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे सियासी घेराबंदी नीतीश कुमार की करते हुए। और इस बीच बिहार में जो पुलिस वालों पर हमले के मामले पिछले कुछ समय में सामने आए हैं, उसका एक पूरा ब्यौरा मैं आपके सामने रख देती हूं। देखिए, कल 19 दिसंबर की तारीख थी। बेगूसराय में दरोगा की हत्या, शराब तस्करों पर इसका आरोप है कि उन्होंने गाड़ी चला दी और कुचलने की कोशिश वहां मौजूद पुलिस टीम की जिसमें एक एसआई की मौत हो गई। इससे पहले 13 दिसंबर किशनगंज में पुलिस टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया था। तो किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से ये हमले लगातार जारी है। 14 नवंबर की तारीख थी, जमुई में ट्रैक्टर से कुचलकर दरोगा की हत्या कर दी गई थी। खनन माफिया था वहां पर, खनन माफिया पर इसके आरोप लगे थे। और पीछे चलिए, 17 सितंबर समस्तीपुर में पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने हमला किया था। तो ये हमले आखिरकार रुक क्यों नहीं रहे हैं? पुलिस प्रशासन का इकबाल बुलंद क्यों नहीं है? क्यों जो माफिया है उनका वहां पर इतना दबदबा है? 25 जुलाई को देखिए कैसे नवादा में बालू माफिया के हमले में दरोगा जख्मी हो गया था। तो कहीं खनन माफिया, कहीं बालू माफिया, कहीं शराब माफिया, उन्हीं का आतंक है जिसकी गवाही दे रही हैं ये तमाम वारदातें। तो 25 जुलाई से और कल 19 दिसंबर तक का ये पूरा ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं जरा 2024 के लोकसभा चुनाव की। इंडिया गठबंधन की बैठक में बेशक सीट शेयरिंग पर बात आगे बढ़ती दिखी हो, लेकिन गठबंधन का चेहरा कौन होगा, संयोजक कौन होगा, गठबंधन में दूसरे दलों को शामिल करने जैसे प्रमुख मुद्दों पर जो मतभेद नजर आए हैं, चौथी बैठक के बाद भी इनको लेकर जवाब नहीं मिल पाए। साफ नहीं हो पाया कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। ये स्पेशल रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक भी हो गई, लेकिन पता नहीं चला कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा। मोदी के खिलाफ गठबंधन का चेहरा कौन होगा। सीट शेयरिंग के दावों के बीच ये वो सवाल हैं जो इंडिया गठबंधन के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। दिल्ली में गठबंधन की बैठक से पहले ही पटना में ये पोस्टर लग गए थे। नारा नीतीश को पीएम बनाने का था, यानी नीतीश जब दिल्ली के गठबंधन की बैठक में पहुंचे उससे पहले गठबंधन के नेताओं को नीतीश फॉर पीएम वाला संदेश मिल चुका था। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। अरविंद केजरीवाल ने खड़गे के नाम का समर्थन भी किया, लेकिन गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के नेताओं ने इस प्रस्ताव को भाव नहीं दिया। आखिर में खड़गे ने खुद इस प्रस्ताव को डग किया। लगता है कि वो एजेंडा इस मीटिंग के लिए भी नहीं था
और सच कहिए तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एजेंडा भी नहीं होता। चर्चा अगर होती है, हमसे कहिएगा तो अगर कहीं से भी ये प्रपोजल, जहाँ से भी हो, ये प्रपोजल अगर आया है तो हमको तो सुन के भी अच्छा लगा और हम तो कहेंगे कि अगर ऐसा होता है देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। कमेटी जो बनेगी ना, सबकी मिला के कमेटी बनेगी, उसमें हो सकता है कि खड़गे जी बने, इस तरह की बात आई है। अभी तक पूरा 100% इस पर कोई मुहर नहीं लगा है। और नीतीश जी ने शायद कहा था कि मैं किसी रेस में नहीं हूँ, मतलब वो अपने आप को किसी कैंडिडेट के रूप में उन्होंने नहीं बताया। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। खरगे के नाम के गठबंधन में दरार दिखने लगी। सूत्रों के मुताबिक खरगे के नाम आगे करने पर लालू और नीतीश कुमार नाराज हो गए। चर्चा है कि नाराजगी की वजह से दोनों गठबंधन की बैठक से जल्दी निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। इंडिया गठबंधन की इस दरार पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी नेता खास तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। तो वो इलेक्शन जीतने का सवाल ही नहीं है, बाद में क्या करते हैं, तो उनको तो चुन के ही नहीं आएंगे, तो उसमें रिएक्शन देने का सवाल क्या है। फोटो सेशन का चौथा मीटिंग थी। अच्छा फोटो सेशन हुआ और उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडी का, गठबंधन का? वो गठबंधन टोटल फेल है। इनके अपने अलावा और इनके 2-4 लोगों के अलावा कौन है जो ये कार्य कर सकता है? बिहार में कोई बिहारी, इंक्लूडिंग मैं इनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, वो तक नहीं चाहते और वो तक ये जानते हैं कि भैया इनमें वो क्षमता ही नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री हकीकत है भाई थक चुके हैं, अब इनको आराम की जरूरत है। पिछली 3 बैठकों में नीतीश को संयोजक बनाने की चर्चा थी, लेकिन इस बैठक में संयोजक को लेकर चर्चा भी नहीं हुई। खुद नीतीश ने बैठक से पहले ही संयोजक बनने की संभावना से इनकार कर दिया था। दरअसल नीतीश की दिल्ली वाली राजनीति के तार बिहार से जुड़े हैं। नीतीश दिल्ली जाएंगे तो बिहार में तेजस्वी सीएम बनेंगे, इसलिए आरजेडी नीतीश को आगे कर रही है। वहीं ममता ने खरगे का नाम आगे कर दिया। खरगे के नाम को लेकर असमंजस कांग्रेस में भी है। अगर खरगे पीएम का फेस होंगे तो राहुल गांधी का क्या होगा? क्या राहुल खरगे के लिए अपनी दावेदारी छोड़ देंगे? ये सवाल बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है। लाक्षागिरी था ना पांडव के लिए, उसी तरह से ये राहुल जी के लिए लाक्षागिरी है। लाक्षागिरी में राहुल जी अब निकलेंगे कैसे, उसकी योजना। हाल विपक्ष का है, पूरी तरह बिखरे हुए हैं, दिशाहीन है, सिद्धांतहीन है। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, पूरी तरह से फोकस होके राष्ट्र हित में काम कर रही है। पहले ममता जी बता दें कि अगर उनको पीएम के लिए प्रस्ताव किया तो बंगाल में कांग्रेस को सीटें कितना देगी। जिस दिन सीट का सवाल आएगा उस दिन आज जो प्रस्ताव कर रहे हैं फिर वो कांग्रेस को गालियां देंगे। बैठक में विवाद सिर्फ संयोजक पद को लेकर ही नहीं हुआ। चर्चा ये भी रही कि कांग्रेस यूपी में बीएसपी को साथ लाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी ने 2 टूक इस संभावना से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो बीएसपी के साथ नहीं जाएगी। हालांकि बीएसपी नेता भी कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन से सीधे इनकार कर रहे हैं। ये क्षमता, ये पावर, ये निर्णय लेने की डिसीजन हम सब लोग तो मानेंगे ये तो कुमारी बहन मायावती जी के पास है, पर मुझे भी लगता नहीं है कुछ भी जो है ये आपस में जो पहले वाले हैं यही समझ लें आपस में। ये मुझे तो लगता है यही टूट के बिखर जाएंगे, बहुत जल्दी कुछ होना है नहीं। ये सब बातें एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी से मिलते जुलते रहते थे। हम लोगों की व्यक्तिगत मुलाकात होती रहती है भाई। आई ज्वाइंड हिज भारत जोड़ो यात्रा। फिलहाल सीट शेयरिंग पर चर्चा के साथ इंडिया गठबंधन की बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन जिस अंदाज में संयोजक, चेहरे और गठबंधन के विस्तार को लेकर आपसी मनमुटाव सामने आ रहा है, उससे साफ है कि गठबंधन में अंदर खाने अभी सब कुछ स्मूथ नहीं है। संसद के बाहर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर विपक्ष सरकार के निशाने पर आ गया है। पीएम मोदी ने धनखड़ को फोन किया है और उनसे कहा है कि इस तरह मजाक उड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें इसी तरह अपमान सहना पड़ा है। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ से फोन कर बात की है। मजाक उड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। ये है वो कल की तस्वीरें। इसमें आप टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को देख रहे हैं कि इस तरीके से वो नकल उतारते हुए, मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की और तमाम विपक्ष के वो सांसद जिन्हें निलंबित किया गया है वो वहां पर मौजूद हैं। राहुल गांधी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो बाकायदा वीडियो बनाते हुए दिख रहे थे और इसी को लेकर अब विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गया है। मजाक उड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। फोन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बात की। ये मोदी ने जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की, उन्हें कहा कि मजाक उड़ाना दुर्भाग्यपूर्ण और ये भी कहा कि इसी तरीके का अपमान उन्हें खुद भी सहना पड़ा है। तो विपक्ष का ये जो व्यवहार है वो सत्ता पक्ष को बर्दाश्त नहीं है। विपक्ष ने ये ओछी हरकत की है। सत्ता पक्ष की तरफ से संदेश और संकेत इसी बात के दिए जा रहे हैं। कल राज्यसभा के सभापति की तरफ से भी कहा गया था कि ये अपमान सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, ये चेयर का अपमान है, सदन का अपमान। और देखिए, उपराष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फोन किया है इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया गया है राज्यसभा के सभापति की तरफ से। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गई अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 20 वर्षों से इस तरह का अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ और वो भी संसद के भीतर ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें मुझे मेरा कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती। मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं। इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। तो ये पूरी जानकारी एक्स पर पोस्ट करके दी गई है राज्यसभा के सभापति की तरफ से। अच्छा, जगदीप धनखड़ का टीएमसी सांसद ने जो मजाक बनाया उसको लेकर अब खबर यह है कि किसान समाज नाराज हो गया है। विरोध में किसानों और जाट समाज ने दिल्ली के द्वारका में एक आपात बैठक बुला ली है जिसकी अब शुरुआत हो गई है। बैठक शुरू हो गई है और बैठक का एजेंडा अपमान का मुद्दा है जो राज्यसभा के सभापति का हुआ है, जिसका आरोप टीएमसी के सांसद पर है। और इस वक्त ये बैठक डीपीएस स्कूल जो है द्वारका में वहां पर चल रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद है। जानते हैं बिलाल से, बैठक शुरू हो गई है, एजेंडा साफ है, ऐसे में आगे रणनीति इस मामले पर विरोध दर्ज कराने के लिए क्या बनाई जा सकती है? बिल्कुल रुमाना, देखिए इस वक्त मैं द्वारका इलाके में मौजूद हूं और यहां पर दिल्ली के अलग अलग जो किसान समुदाय से लोग हैं, जाट समुदाय से लोग हैं, इसके अलावा अलग अलग खापों के जो प्रमुख हैं वो यहां पर जुटे हुए हैं। और इन सबका जो है वो एक ही विरोध स्वर है कि जिस तरीके से कल टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने सदन के जो है वो परिसर में जो है वो जिस तरीके की नकल उतारी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, वो जो है वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और अब इनकी मांग है कि जो है वो कल्याण बनर्जी को जल्द से जल्द जो है वो माफी मांगनी चाहिए। और आज जो है ये मीटिंग जो अलग अलग गांवों के प्रधानों की बुलाई गई है उनमें जो है विरोध की रूपरेखा जो है वो तैयार होनी है और मोहलत दी जाएगी कल्याण बनर्जी को माफी मांगने के लिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर दिल्ली में जो उनका आवास है उनके बाहर बड़ी महापंचायत जिसमें देश भर के किसान जो है वो जुटेंगे, ऐसी यहाँ पर मांग जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और क्या मांग है आपकी? गांव से हैं, शहराज खाप के प्रधान। जो कल ये मजाक उड़ाया गया है एक इतने बड़े आदमी का, बहुत छोटी हरकत करी गई। या तो वो भाईबंदी से माफ़ी मांग ले, 10 दिन का टाइम है, ना तो दिल्ली में वो उसकी वजह से परेशानी होगी और किसी की वजह से नहीं। जो जाम लगेंगे या वही वहाँ खाप बैठेंगी। अच्छा, कल्याण बनर्जी नकल उतारे थे लेकिन उसके अलावा बाकी राहुल गांधी जो है वो वीडियो बनाते हुए भी दिखे थे। उन्हीं की सह से ये काम हुआ सारा, ना उसकी हिम्मत नहीं थी इतनी कि वो ये काम कर दे, ना उनको इशारा भी कर सकता था वो कि भाई चुप भी कर सकता था कि अंकल क्या कर रहे हो, थोड़े चुप हो जाओ, मगर उसी की उस आदेश पे नीचे नीचे इशारा मारा है। जब ये काम हुआ है, साफ तौर पर बता रहे हैं बिलाल कि 10 दिन का वक्त ये दे रहे हैं और निशाने पर इनके सीधे राहुल गांधी हैं।
माफी मांगे कल्याण बनर्जी, वरना तो 10 दिन के बाद दिल्ली में जगह जगह खाप बैठेगी और दिल्ली को जो परेशानी भुगतनी पड़ेगी उसकी जिम्मेदारी ये समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है, जाट समुदाय की तरफ से, कि उनकी नहीं बल्कि कल्याण बनर्जी पर होगी। अगली बड़ी खबर का मैं रुख कर रही हूं। कल आप जानते हैं इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई है और अब जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल इंडिया गठबंधन की दिल्ली में जो बैठक हुई है उस बैठक में ममता बनर्जी की तरफ से प्रस्ताव यह रखा गया कि प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरे, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी विपक्ष की ज्वाइंट उम्मीदवार के तौर पर चुनौती दें। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? ममता बनर्जी ने कल ये प्रस्ताव रखा, इसको लेकर फिर चर्चा आगे किस रूप में बढ़ी, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, खबर क्या है पूरी? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी इस पर कोई रिस्पॉन्स तो प्रोनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी ने जब कल बैठक में ये प्रस्ताव रखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए, उसी वक्त उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा कि बनारस से प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दें। यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर इस तरह का कोई स्टेप उठाया जाता है, हालांकि अभी इस पर कांग्रेस ने, जैसा मैंने आपसे कहा, अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, क्या वो ये रिस्क उठाने को तैयार होंगे प्रियंका गांधी जैसी बड़ी नेता को इतने टफ कंपटीशन में सीधे प्रधानमंत्री मोदी के सामने उतारना। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है जो हमें सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में दिए प्रस्ताव से अलग ये भी प्रस्ताव रखा सबके सामने कि प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस से लड़ाया जाए। इस पर अभी आम सहमति बन पाती है, नहीं बन पाती है, आने वाला वक्त बताए। आम सहमति बन पाती है, नहीं बन पाती है, इसके लिए तो अभी इंतजार करना होगा। लेकिन यहां पर यह भी मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इकाई है उसकी तरफ से भी ये बात बार बार कही जा रही है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्हें उत्तर प्रदेश से चुनाव मैदान में उतारा जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।